जिसे तू अपना साथी समझे, जिसे तू अपना मित्र समझे, उसके आगे दिल की चोट छुपाना अच्छा नहीं लगता। तेरे आशीर्वाद से ही जीवन में रंगते हैं मेरे मालिक। तेरे बिना किसी और से मदद मांगना अच्छा नहीं। इस हफ्ते में सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम की इस कड़ी में आज मैं ऐसी संघर्षशील महिला से आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिन्होंने शिक्षा को आधार मानकर नई ऊंचाइयां छुई है, जिनका जीवन बेहतर था, लेकिन घर में कहते हैं विपदा आने के बाद सब अर्श से फर्श पर आ गया और शिक्षा के आधार पर यानी माँ के संबल से शिक्षा यानी ज्योतिष को भी चुनौती देते हुए इन्होंने उसे जीता। ऐसी संघर्षशील महिला जो आज जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सुशोभित है, वह है स्नेहलता जी शर्मा। स्नेहलता जी साहित्यकार भी हैं और बालिका शिक्षा को आगे लाने में इन्होंने काफ़ी मदद की है। गाँव में गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, आज वह शिखर पर हैं। आइए बात करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी स्नेहलता शर्मा जी से। स्नेहलता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्नेहलता जी, सबसे पहले हमारे सम्मानित दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, नमस्कार सभी को। मैं स्नेहलता शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर। इससे पूर्व प्रधानाचार्य ग्रामीण क्षेत्र इटावा में रही और झालावाड़ में भी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रही। और मेरा शिक्षा विभाग में कार्यकाल सन 1990 से प्रारंभ हुआ, जब मैंने एक प्राथमिक विद्यालय के 3rd ग्रेड टीचर के रूप में अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया। 1994 में मैंने आरपीएससी दी। आरपीएससी से मैं अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर चयनित हुई। फिर मैंने पुनः आरपीएससी 2004 में दी। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुई और 2013 से और हाल ही में जब तक मैं जिला शिक्षा अधिकारी के लिए चयनित की गई, मैं प्रधानाचार्य के पद पर विभिन्न जिलों में कोटा, बारां और झालावाड़ में कार्यरत रही। जी, स्नेहलता जी, संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल। जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपकी भी इसी तरह एक संघर्ष की कहानी रही है। बिल्कुल। चंद पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि संघर्ष जीवन का पर्याय है। जी, संघर्ष जीवन का पर्याय है, पर बचना इससे नहीं उपाय है। चुनौतियों को जो साहस से चुन लेते हैं, वही लिख पाते कोई अध्याय हैं। ये मेरी सभी संघर्ष करने वाले जो हम मेरे साथी हैं, बच्चे हैं या विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही सीख देना चाहूंगी कि संघर्ष से बचने की नहीं, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष करते रहें। किस तरह से आप, जीवन तो है ही संघर्ष का नाम, और मेरे भी जीवन में बहुत संघर्ष रहे। चाहे वो विद्यार्थी जीवन की मैं बात करूं, चाहे मैं शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग में मैंने जो चुनौतियां स्वीकार की हैं, लेकिन उन चुनौतियों को मैंने हमेशा साहस के साथ स्वीकार किया है। और बल्कि इन चुनौतियों से, संघर्ष से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमारा अनुभव बढ़ता है, और वो अनुभव जब हम औरों के साथ बांटते हैं, खासतौर विद्यार्थियों के साथ, तो सचमुच उन्हें भी इससे संबल मिलता है। जी, स्नेहलता जी, आपका छात्र जीवन, जी, छात्र राजनीति में भी आपने
अपना भाग्य आजमाया था। उस बिल्कुल। उस समय भी आप छात्रा अध्यक्ष बनी थी। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं दिनेश जी, कि मैं जब विद्यार्थी जीवन में स्कूल में अध्ययनरत थी, जी उस समय मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसे हम नानता स्कूल के नाम से जानते हैं, दादाबाड़ी में, जी वहां मैंने अपनी जो प्रारंभिक या सेकेंडरी तक की मेरी शिक्षा वहीं थी। तो नेतृत्व क्षमता शायद मेरी अध्यापिकाओं में, मेरे शिक्षकों में, मेरे साथियों में सबको दिखी होगी, तो मुझे वहां उन्होंने अध्यक्ष के पद पर मेरा चयन हुआ। लेकिन जब मैं जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में नियमित विद्यार्थी के रूप में, छात्रा के रूप में अध्ययनरत थी, चुनाव उस वक्त हमारे कार्य, हम जब अध्ययनरत थे जी विद्यार्थी, जी हमारे समय में चुनाव बैन कर दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चयन मतलब चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन मुझे वहां भी नेतृत्व की बहुत से मुझे अवसर मिले, और मैंने शायद अपने जो भी मेरे शिक्षक वृंद थे या मेरे साथी थे, मैंने उनकी पूरी आशाओं के, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप वहां नेतृत्व अपना प्रदान किया। अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी थी, वो सब मैंने उनके साथ मिलकर के लड़ी। जी स्नेहलता जी, आपके जीवन की एक प्रेरक संस्मरण भी है जब पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यानी सब कुछ बड़ा अच्छा खासा परिवार अर्श से फर्श पर आ गया। बिल्कुल। शिक्षा को आपने अपनाया, क्या था मैडम वो? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि चाहे मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे, पिता का साया बहुत ही कम उम्र में मेरे सर से उठ गया था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद मिला। मेरे शिक्षक हमेशा मेरे संबल बनकर खड़े रहे, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने मुझे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्कूल मैं जब मैं छात्रा के रूप में यहाँ दादाबड़ी नानता स्कूल में थी, तो मैं आज भी नहीं भुला पाऊंगी। मैं हमारी जो एचएम थी, आदरणीय स्वर्गीय श्री विमला व्यास जी, जी स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती फूल भारती जी, और इसी तरह से अभी जो है मेरी गुरु आज भी हैं, आदरणीय मंजू पांडे जी, जिन्होंने मुझे साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि वो हमारी पुस्तकालय अध्यक्ष थी। तो जी मुझे लगातार वो देती रही, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करती रही, और जो मेरी ये आदर्श रही मेरी गुरु, उन्होंने मुझे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं जब आगे कॉलेज में, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में गई, तो वहां भी मेरी जितनी भी गुरु थी, उन्होंने मुझ में यदि कहीं कोई प्रतिभा देखी तो उसको एक मंच दिया, निखरने का अवसर दिया। समय समय पर उन्होंने मुझे, चाहे वो भाषण हो या नृत्य हो, संगीत हो, लेखन हो, हर क्षेत्र में मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया। और चुनौतियां तो आती हैं, हार या जीत तो जीवन में लगी रहती है, लेकिन मैंने उनका दृढ़ता से मुकाबला किया, और उनका आशीर्वाद, मेरी माँ मेरी बहुत बड़ी संबल थी। मेरी छोटी छोटी उपलब्धियों पर इतनी खुश होती थी कि वो सबके साथ उसे बांटती थी। तो मुझे लगता था कि मेरी इस छोटी सी उपलब्धि पर मेरी माँ इतनी खुश होती है, तो क्यों ना मैं इन सीमित संसाधनों में, इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए एक दिन प्रशासनिक पद पर मैं पहुंचूंगी। और उस माँ का सपना मैंने पूरा किया, उनका, उनके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। मेरे साथी भी मेरे बहुत अच्छे रहे। मेरी कुछ सखियां मुझे आज भी याद हैं, जो मेरी पढ़ने में हमेशा मदद करती रहीं, मेरे साथ खड़ी रहीं। मैं आपको एक यहाँ पर किस्सा अपने जीवन का जरूर बताना चाहूंगी। जी मैं बीए पास करते ही, जो पहला प्री बीएड का एग्जाम हुआ था, जी अ, उस समय मैंने वो दे दिया। 85 के नहीं, ये बात है 88 की, 87 88 में 88 सबसे अच्छा पहला जी जी बीएड के लिए जो प्री टेस्ट हुआ था। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उस वक्त। मुझे लगता था कि मेरी तैयारी नहीं है, और मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है, जी प्रशासनिक पद पर जाना है। पर मेरी सखी है मंजू गोयल, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि तू एक बार देकर तो देख, जी बन जाती है इधर, हो जाता है तेरा चयन तो इधर, नहीं तो तू बाद में देख लेना, तेरी जी इच्छा हो जो विकल्प तू चुन लेना। उसके कहने से मैंने बीएड का एग्जाम दिया, प्री बीएड दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन, चयन भी हो गया। और मेरा किस्मत से कोटा में ही गढ़ का जो जी कॉलेज है अपना, गढ़ कॉलेज गीतकारी में मेरा
एडमिशन होना था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उस वक्त 1800 रुपए जो मुझे फीस जमा करनी थी अपनी बीएड की, मात्र 1800 रुपए, वो भी मैं जुटा नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से ये मैं कर नहीं पा रही थी अपनी फीस की व्यवस्था। फिर मेरी माताजी नाना जी के पास गईं और उनसे उन्होंने 2000 रुपए लेकर के मेरी फीस भरी, और इस तरह से मेरा बीएड में चयन भी हो गया। मैंने बीएड की डिग्री भी ले ली, और 1990 में मैं एक थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में मेरा चयन हो गया। उसके बाद की कहानी तो मैंने आपको बताई है कि 94 में और फिर 2004 में, फिर मैंने मुड़कर कभी भी पीछे नहीं देखा। यद्यपि आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति मेरे अंदर 10वीं पास करने से ही थी, क्योंकि मैं अपनी आर्थिक चुनौतियों को जानती थी अच्छी तरह से। तो मैंने 10वीं पास करते ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना या ऐसे ही कोई काम अपनी माँ के साथ हाथ बटाना, तो मैंने कभी भी इस आर्थिक जो भी धनाभाव था उसको कभी भी अपने आगे उच्च अध्ययन में कभी बाधा नहीं बनने दिया। और आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी जितनी भी लड़कियां छात्राएं मेरे संपर्क में आई, मेरे शिक्षिका होने पर मैंने उन्हें भी हमेशा यही सीख दी कि आर्थिक अभाव के कारण वो कभी भी अपने अध्ययन को बीच में नहीं रोकें। अगर उन्हें कभी कोई इस तरह की मदद की सहायता की जरूरत हो तो वो मुझसे कहें, या ऐसे ही जो समर्थ हो जिनसे वो सहायता ले सकती हैं उसको लेकर वो आगे बढ़े, जिद करें और कुछ बन करके दिखाएं। स्नेहलता जी, प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा है जी, और आप मुख्य ब्लॉक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी बनी है। कितनी चुनौतियां हैं वास्तव में? देखिए, प्रशासनिक पद पर खासतौर से कोटा शहर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में बहुत सारी चुनौतियां हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो कोटा जिले के 6 ब्लॉक हैं, जैसे खैराबाद है, सुल्तानपुर है, सांगोद है, इटावा है, तो वहां जितनी संख्या है उन 5 ब्लॉक में विद्यालयों की जिनका कि हमें अवलोकन करना होता है, जिनका निरीक्षण करना होता है, उतनी संख्या हमारे एक अकेले कोटा शहर में है। यानी लगभग 156 तो हमारे सरकारी विद्यालय हैं और 77 मदरसे हैं, संस्कृत विद्यालय हैं। इसके अलावा लगभग 650 की संख्या में निजी विद्यालय हैं जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर के अंतर्गत ही आते हैं जी। और उन सभी की मॉनिटरिंग करना, उनका निरीक्षण, अवलोकन, उनसे संबंधित सारी सूचनाओं को एकत्र करना और आगे उनको प्रेषित करना, उनके यहाँ व्यवस्था करना, ये चुनौतियां तो हैं। देखिए, अभी यद्यपि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, पदोन्नतियां भी निकाली जा रही हैं और भर्तियां भी की जा रही हैं, लेकिन शैक्षिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत से विद्यालयों में हाल ही में जो पदोन्नतियां हुई उनसे व्याख्याता के पद काफी रिक्त हो गए हैं या सेकंड ग्रेड के पद रिक्त हो गए। तो वहां शैक्षिक व्यवस्था करना और इन सीमित मानव संसाधनों में से ही हमें शैक्षिक व्यवस्था करनी होती है। तो हम ये देख लेते हैं कि जहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं और जहां बिल्कुल ही विषय अध्यापक नहीं है, तो हम शिक्षण व्यवस्था उनको वहां लगाएं। जहां से हम लगा रहे हैं वहां की भी शैक्षिक व्यवस्था नहीं बिगड़े, और जहां बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है वहां हम आनुपातिक रूप से उनको लगा के उनका शिक्षण कार्य सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था कर सकें। अभी वर्तमान में हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो भूमि विहीन हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। लगभग 10 विद्यालय ऐसे हैं। उनके लिए हमने लगातार नगर विकास न्यास और प्रशासन को लगातार अवगत कराया है, लेकिन कुछ स्थितियों में हम देखें कि जो विद्यालय सघन बस्तियों में है, जैसे अभी हम किशोरपुरा की बात करें, एक चंद्रघटा विद्यालय है, वो सघन बस्तियों में है और एक अपर्याप्त भवन में वो चल रहे हैं, लेकिन उनके आसपास कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसे चिन्हित करके
और यूआईटी को या इनको बताया जाए कि यहाँ पर आप विद्यालय को इस जमीन को दे दें, वहाँ विद्यालय चल सके। अब नगर विकास न्यास या सरकार प्रशासन हमारी मदद करती है, तो हमें अगर वो 5-7 किलोमीटर दूर जमीन आवंटित करती है तो वो वहां के स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। वहां के बच्चे 5-7 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो इस तरह के भूमि विहीन विद्यालय हैं, उनको भूमि आवंटित की जाए आसपास, या उन विद्यालयों को पास ही के किसी विद्यालय में मर्ज करके उन्हें एक उपयुक्त भवन जहां जहां मौजूद है, वहां उन बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेज पाएं। ये कोशिश हमारी लगातार चल रही है। इसके अलावा बच्चे जो हमारे सरकारी विद्यालयों के हैं, वहां उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। आप देखें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को बोलना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्थाओं के कारण अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है, और अंग्रेजी बोलने में, लिखने में या अंग्रेजी में कार्य करने में हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हीन भावना महसूस करते हैं। इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए हैं और वहाँ मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों की लगातार व्यवस्था की जा रही है, और उनकी इस हीन भावना को दूर करने के लिए भी, उनकी शैक्षिक कमजोरियों को दूर करने के लिए भी लगातार विभाग और सरकार प्रयास कर रही है। जी। आज दिनों दिन सरकारी स्कूलों में नामांकन की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या मान रहे हैं? इसके पीछे मैं ये मानती हूँ कि सरकार और विभाग के द्वारा लगातार संसाधनों की व्यवस्था करना, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला जो आकर्षण बाह्य आकर्षण होता है, यदि विद्यालय भवन सुंदर, आकर्षक, स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से बच्चे या जो अभिभावक है वो वहां आकर्षित होंगे, वहां नामांकन बढ़ेगा। दूसरा, जो राजकीय विद्यालयों में शिक्षक हैं वो अपने आप में काफी योग्य हैं और दक्ष हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनको पढ़ाने का बहुत अच्छा उनमें हुनर है। तो निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक होना और उनके अनुभव को, उनके विषय अनुभव को विद्यार्थियों के साथ बांटना, और वो लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ वो बच्चों को दे सके। तो इसमें तो कोई संशय, दो राय नहीं कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षक अपने आप में काफी योग्य हैं। जी। अब बात करते हैं स्नेहलता जी, आप एक साहित्यकार भी हैं, रंगीतिका संस्था आप चलाती हैं, और आपके ससुर जी के जो की याद में आप एक सम्मान भी देती हैं, कैसे मन में आया आपके? रंगीतिका संस्था अभी कुछ ही समय पूर्व, लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने गठित की है, और इस संस्था के माध्यम से हम गत 2 वर्षों से, अब मेरे ससुर जी जो हैं स्वर्गीय आदरणीय शिव प्रसाद जी शर्मा की स्मृति में हम प्रतिवर्ष ये काव्य सम्मान प्रदान करते आ रहे हैं। हाड़ौती के जो श्रेष्ठ काव्य प्रतिभावान कवि या कवित्रियां हैं। ये विचार मेरे मन में तब आया जब मैं विवाह होकर के आई ससुराल में। तो ससुर जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो काफी अरसे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा घर में इधर उधर डायरियों में और कहीं ना कहीं मुझे बिखरी हुई मिली। तो मुझे लगा कि वो एक बहुत ही प्रेरणादायी साहित्य था उनका, कविताएं थी, उन्हें सहेज कर मैंने उन्हें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, आस्था के दीप के नाम से। और मुझे लगा कि उनके विचार, क्योंकि वो शिक्षाविद साहित्यकार तो थे ही, वो एक बहुत महान शिक्षाविद थे, तो उनके विचार समाज तक पहुंचे, शिक्षा जगत तक पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य था। इसीलिए उनकी स्मृतियों को, उनके साहित्य को, उनकी सीख को सुरक्षित और संरक्षित और संप्रेषित करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना उनके नाम से हम काव्य रत्न पुरस्कार को रंगीतिका संस्था के माध्यम से दें। स्नेहलता जी, समय के साथ जीवन में आए उतार चढ़ाव को आप कागज पर लिखती रही। बिल्कुल। और धीरे धीरे कविता आपकी शैली बन गई। जी। क्योंकि आपने संघर्ष देखा है,
और जो आपका काव्य संग्रह है उसका नाम भी सुनो पत्रों के भीतर नदी बहती है। नाम से ही ऐसा लगता है, क्या आपने उसमें दर्शाया है? मेरा प्रथम काव्य संग्रह कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले मैंने ससुर जी का तो संकलित और संपादित किया था। सुनो पत्थरों के भीतर नदी बहती है, जी। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहे, मृदु कटु अनुभव रहे, तो उन अनुभवों का निचोड़, उन उतार चढ़ावों का, उन भावनाओं का निचोड़ कहें, अभिव्यक्ति कहें, जो सुख दुख के पल, जो संघर्ष मैंने जीवन में देखे, वो मैंने कविता के रूप में भावों की अभिव्यक्ति दी। क्योंकि कविताएं मन की टीस हो या खुशी हो, हंसी हो या पीड़ा हो, सुख हो या दुख हो, या ऐसी अभिव्यक्ति जो आप कहीं किसी को कुछ कह नहीं पाए पर आप लिख पाए, उन सब की अभिव्यक्ति मेरी कविता के रूप में आगे आई है। आगे क्या आप अपना साहित्य सृजन जारी रखेंगे? बिल्कुल, साहित्य सृजन मेरा अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि कविता मेरी धड़कनों में बसती है। कविता मेरे प्राण हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैं खाना खाए बिना रह सकती हूँ पर लिखे बिना नहीं रह सकती, तो आप अतिशयोक्तिपूर्ण ना समझे। सच में कलम हाथ में लेना, सुबह प्रातःकालीन वेला में कुछ ना कुछ लिखना, और प्रेरणा स्रोत तो मेरे मेरे गुरु हैं, मेरी मित्र हैं, सखा हैं, ये समाज के बहुत से ऐसे प्रेरक पुंज हैं जिनकी प्रेरणा से ये मेरी कलम अनवरत चलती रहेगी। और साहित्य के माध्यम से, सौदेश्यपरक साहित्य के माध्यम से इस समाज को, शिक्षा जगत को मैं कुछ दे पाऊं, यही मेरा प्रयास रहेगा। जी। नामांकन बढ़ने का एक प्रमुख कारण सरकार की संवेदनशीलता है। सरकार की ओर से बहुत सी प्रोत्साहनकारी योजनाएं राजकीय विद्यालयों में अभी संचालित की जा रही हैं। बहुत सी छात्रवृत्तियां, और जैसे गार्गी पुरस्कार है, इंस्पायर्ड अवार्ड है, साइकिल योजना है, स्कूटी योजना है, मेधावी छात्राओं के लिए विदेश भ्रमण है, मिड डे मील तो काफी पहले से चल ही रहा है, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म भी अब विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को दी जा रही है। तो इन सब के कारण सरकारी विद्यालयों में नामांकन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक साहित्यकार भी हैं, एक कोई रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। निश्चित रूप से मैं साहित्यकार हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक शिक्षिका भी हूँ। तो मैं लगातार ये प्रयास करती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे सानिध्य में आए या आए, मैं उनको पूरी तरह समझ पाऊं। और जहां भी मैं अवलोकन के लिए, निरीक्षण के लिए जहां भी जाती हूँ, मैं शिक्षिकाओं से हमेशा यही गुजारिश करती हूँ कि वो बच्चों को अपना बना ले, उनकी पृष्ठभूमि को समझ ले। उनसे जब उनका तादात्म्य हो जाएगा, आत्मीयता स्थापित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो उन्हें अपना बहुत कुछ दे पाएंगे और उनकी उपलब्धियां भी बहुत अधिक सामने आ पाएंगी। एक बार बस वो उनसे अपना तादात्म्य स्थापित कर लें। मैं अपनी एक कविता ऐसे मनोभाव रखना चाहूंगी कि बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हो, पढ़े सैकड़ों ग्रंथ उपनिषद, वेद पुराण भी पढ़ डाले, पर अबूझ उस मन के सारे प्रश्न जो थे तुमने टाले। क्यों अनुत्तरित प्रश्न उसी के रह जाते हैं, बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। ये कविता मैंने इस प्रसंग में भी लिखी कि हमारे कोटा को जो शैक्षिक नगरी कहलाती है, यहाँ आत्मघाती कदम बच्चे, विद्यार्थी जो उठा रहे हैं, आत्महत्याओं के जो सुलगते हुए प्रश्न हैं, उनसे भी विचलित होकर मैंने इसमें ये पंक्तियां लिखी हैं कि कितने स्वप्न सुनहरे बुनकर भर विश्वास से आते हैं, पर मन मार के बहुतेरे क्यों पीछे रह जाते हैं। क्यों सपनों को पंख नहीं लग पाते हैं, बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। है संवाद जरूरी कि वह सारी बातें बोल सके,
है संवाद जरूरी कि वह सारी बातें बोल सके, सखा सहोदर बन जाएं कि मन की गांठें खोल सके। अंतर द्वंद्वों में उलझे आत्मघाती कदम क्यों उठाते हैं, बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सुंदर। ऊंचे दामों पर बिकता है ज्ञान यहाँ बाजारों में, कुंठा जनित संत्रास भोगता अर्थहीन लाचारों में। पहुंच शिखर के बहुत करीब फिर भी नीचे गिर जाते हैं, हाथ थामने यहाँ न कोई आगे आने पाते हैं। बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चों के मन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। अंतिम पंक्तियां। एक तुम्हारा अटल वचन, शिक्षक के मुंह से निकली हुई बात बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होती है। एक तुम्हारा अटल वचन भाग्य बदल सकता है, एक तुम्हारा गुरु मंत्र निर्माण नया कर सकता है। जिस अतीत के गौरव तुम वर्तमान भी गढ़ सकते हो, बच्चों के मन तुम ही पढ़ सकते हो, बच्चों के मन तुम ही पढ़ सकते हो। धन्यवाद। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ऐसी कहानी है मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी स्नेहलता शर्मा जी की। संघर्ष से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में एक चमकता सितारा है और इसके साथ साथ बालिका गरीब बच्चियों को ये शिक्षा से जोड़ने का भी काम इनका रहा है। आज स्पेशल गेस्ट की स्टडी में ये हमारे स्टूडियो पधारी। अगले हफ्ते हम एक नई सक्सेस से आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।